अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। प्रोग्राम के आगाज़ में ज़रा एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगी कि गैरत के नाम पर कत्ल का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं होता। जानबूझकर बोसीदा रिवायात को इस्लाम के नाम से जोड़ा जाता है। हमें तो इस पर ये डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, ये बात ही नहीं करना चाहिए कि इस्लाम में ऐसा होता है, इस्लाम में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम सब ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस्लाम का इस तरह के इंसानियत दुश्मन मजालिम से कोई लेना देना नहीं होता। मजबूरन ये डिस्क्लेमर, ये वजाहत बहुत ज़रूरी है कि इस्लामी तालीमात इस तरह के मामलात में ज़ेर बहस लाना किसी साजिश से कम नहीं है। दर हकीकत इस तरह के ज़्यादातर जो केसेस होते हैं ना, वो बोसीदा रिवायात, ख़ानदानी जाली इज़्ज़त, बरादरियों के खुद साख्ता कायम किए गए उसूलों का नतीजा होते हैं। बात कर रही हूँ मैं बलूचिस्तान वाक़े की। अगर बलूचिस्तान में मर्द व ख़ातून के कत्ल का मामला वाकई गैरत के नाम पर कत्ल है, पसंद की शादी की वजह से है, तो कातिल इंतहाई बेगैरत हैं। मकतूल खातून के ये लफ्ज़ कि सिर्फ गोली मारने की इजाज़त है, इसके सिवा कुछ नहीं, पूरे ना इस सिस्टम पर, इस कल्चर पर बहुत भारी हैं जो बंदूकों के ज़ोर पर कबायली रिवायात के नाम पर फ़ैसले करते हैं, कानून को जूते की नोक पर रखते हैं, खुद अपनी अदालतें लगा लेते हैं, खुद फ़ैसले कर लेते हैं और ख़ुद ही सज़ा दे देते हैं। अफसोस हो रहा है, शदीद अफसोस हो रहा है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम इंसाफ का मजबूत निज़ाम कायम करने में बुरी तरह से नाकाम हैं। कोयटा से आई है एक लर्ज़ाखेज़ इंसानियत सोज़ वीडियो जिसने एब्सोल्युटली हर दर्द दिल रखने वाले इंसान को झंझोड़ कर रख दिया है। बलूचिस्तान में एक नौजवान मर्द और एक खातून जिनको मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर सरेआम गोलियों से भूना गया है, जिनका जुर्म अपनी मर्जी से जीना बताया जा रहा है। जो वीडियो है ना, जो लोग देख चुके हैं इस वीडियो में कि एक खातून और मर्द सैकड़ों बंदूक वाले हैं, उनके सामने बेखौफ अंदाज में चलकर अपनी मक्तल गाह तक आए हैं, सीना तान कर अपने कातिलों के सामने खड़े हुए हैं। ना कोई आंसू है, ना आवाज़ में कोई लर्जिश है, हाथ में कुरान पाक है और लबों पर ये लफ्ज़ हैं कि तुम्हें सिर्फ गोली मारने की इजाज़त है। जिन बेइज्जत, बेज़मीर, बेगैरत लोगों ने मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर दो इंसानों की जान ली है, मरने के बाद यही गैरतमंद खातून के चेहरे को हाथ लगा रहे थे। उस वक्त कहाँ मर गई थी इनकी गैरत? वीडियो में देखा जा सकता है कि मर्द जो ज़ख्मी है, खून में लथपथ है, उसे लात मार कर कुछ कहा जा रहा है और फिर आखिरी सांसें लेते हुए उस शख्स पर मज़ीद गोलियां बरसाई जा रही हैं और इस पर फ़ख्र किया जा रहा है। मैं दिखा नहीं सकती आपको मनाज़र टीवी पर कि सफाकी का मुजाहिरा किया जा रहा है, सफाकी से जुल्म किया जा रहा है और ये माशाल्लाह अपनी वीडियोस खुद बनवा रहे हैं, जो जाहिर करता है कि कानून से बेखौफ थे, सज़ा न मिलने का यकीन था, पुख्ता यकीन था। इस वीडियो के सामने आने के बाद हुकूमत ने एक्शन लिया है और बताया जा रहा है कि एक मुलजिम को गिरफ्तार भी किया है। सूबाई हुकूमत के मुताबिक मकतूलीन के घर वालों ने अब तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है, इसलिए मुकदमा हुकूमती मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। लेकिन अब भी कई सवालात तो बाकी हैं। ये कत्ल हुआ क्यों है? कत्ल करने वाले थे कौन? घर वाले कहाँ हैं? कहाँ लेकर उन्हें ले जाकर इन्हें मारा गया है? कैसे ये पुलिस और निज़ाम अब तक निज़ाम इंसाफ से बच रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाबात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये तो एक वो वीडियो है ना जो इन्होंने खुद बनाई और नशर कर दी, लेकिन अल्लाह जाने न जाने कितने ऐसे वाक़यात होते होंगे और हुकूमत, इंतज़ामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारे के तमाम सत्तू पीकर सो रहे होते हैं कि इस तरह से इंसानी जानें ले ली जाती हैं। और कहा जाता है कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल होता है, तो इस सारी इंसानियत का कत्ल कितना होता है जिसका हमें मालूम ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता हमें। मुझे प्रोग्राम में शाहिद रिंद साहब तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ज्वाइन करेंगे, उनसे इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले जो आगाज़ में मैंने बात की कि किस तरह से कोई भी इस तरह का कोई वाक़या आता है तो फ़ौरी तौर पर इस्लाम से उसे जोड़ दिया जाता है, इस्लामी रिवायात की बात करना शुरू हो जाते हैं लोग। क्यों करते हैं ये, इस पर भी ताहिर शफ़ी साहब से जवाब ज़रूर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अलामा साहब। सबसे पहले सर मुझे ये फरमाइए, ये इंतहाई तकलीफ़ दे वाक़या है जो हमारे सामने आया है और अल्लाह जाने इस तरह के कितने वाक़यात होते होंगे जो कि सामने आते होंगे, सामने नहीं आते होंगे, पता नहीं चलता होगा। रिवायात के नाम पर, जाली गैरत के नाम पर ये इस तरह के कत्ल कर दिए जाते हैं, बेटियों को मार दिया जाता है और फौरी तौर पर जो बहस शुरू हो जाती है वो ये हो जाती है कि आया ये इस्लामी रिवायात में है या नहीं है। क्यों होता है ये? इस्लाम का तस्करा ही क्यों होता है, जोड़ा ही क्यों जाता है इस तरह के बेहुदा वाक़यात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
आपका बहुत शुक्रिया भी। और हकीकत ये है कि जब मैंने इस वीडियो को देखा तो उस वक़्त से लेकर अब तक एक अजीब गम और हुज़न और गुस्से की कैफियत है। वज़ीर आला साहब ने कहा कि जी ईद से पहले का वाक़या है और हम पहुंच गए हैं, तो भाई ईद से पहले अगर किसी और पाकिस्तान के मुक़्तदर की, किसी ताकतवर की, किसी ओहदेदार की बेटी को इस तरह कत्ल किया जाता तो यही होता। जब सोशल मीडिया पे लोगों ने बोले हैं, बात की है, तो आपको याद आया मेरे भाई हैं, मेरा बहुत ताल्लुक है सरफराज बुट्टी साहब से, लेकिन मुझे दुख है कि जिस तरह उनका ये बयान आया कि जी ये तो ईद से पहले हुआ था और अब हम जाग गए हैं, अब क्योंकि सोशल मीडिया ने हमें जगाया है। मुझे कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि अभी तक वहाँ उनके लाशें पड़ी हैं या जो भी उनके इस वक्त जिस्म की हालत है। दूसरी बात जो आपने कही, इस्लाम इस तरह की सफाकियत, बर्बरियत, वहशत, जहालत से बरी है। कुरान करीम ने कहा है मन कतला नफ्सन, कुरान ने ये नहीं कहा कि मन कतला मुस्लिमन, मन कतला मुमिनन। कुरान ने कहा जिसने किसी जान को बगैर सबब के कत्ल किया, और इसमें इंसान भी नहीं है, इसमें चरिंद परिंद भी हो सकते हैं। ये तो एक वो बेटी थी जिसके लिए कुरान ने कहा वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, कुरान ने बेटी को बशारत कहा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आंसू इस बेटी के लिए बहे हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं उसका बाप भी वहां पर था, तो मुझे वो वाकया याद आ रहा था कि जब एक सहाबी जो इस्लाम से पहले अपनी बेटी को दफन करने का वाकया बता रहे थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। आज कोई नहीं है, ये छूट जाएंगे और पहले तो पकड़े नहीं जाएंगे, अगर पकड़े जाएंगे तो आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ। जो वाकया सुना रहे थे वो जमाने जाहिलियत का था। अब जो आका अलैहिस्सलाम के सामने ये बता रहे थे कि वो किस तरह से बेटी को अपने दफन किया था, उन्होंने ये सारा जब वाकया सुना रहे थे। आप साथ ही मौजूद रहिएगा अलामा साहब। शाहिद रिंद साहब ने कमिटमेंट किया था प्रोग्राम में, उन्होंने शिरकत करनी है, हम इंतजार कर रहे हैं, उनसे रब्ता कर रहे हैं, उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। तो शाहिद रिंद साहब अगर देख रहे हैं या उनके कोऑर्डिनेटर्स या उनके लोग अगर देख रहे हैं तो उनको बताएं ताकि इस प्रोग्राम में इस सारे मामले पर उनसे बात जरूर हो सके। नूरुल आरिफीन कोयटा से समा टीवी के रिपोर्टर हैं, ज्वाइन कर रहे हैं हमें। नूरुल आरिफीन, ये अंदोनाक वाकया जिसके बारे में अब बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर तो बहुत मुख्तलिफ किस्म की रही हैं, नाम भी बाकायदा बताए जा रहे हैं, लड़की का नाम शीतल बताया जा रहा है, लड़के का नाम जरक बताया जा रहा है, बताया ये भी जा रहा है कि शायद खाने के ऊपर घर वालों ने बुलाया था और ये सब कुछ घर वालों ने ही किया था, लेकिन ये सोशल मीडिया की स्टोरीज हैं। अभी तक कहीं से कंफर्म जराए से कहीं से कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि कौन लोग थे, क्यों उन्हें कत्ल किया गया, क्यों उन्हें इस तरह से बेदर्दी से मारा गया। आपको कुछ पता चल सका है अब जब ये वीडियोस सामने आ गई हैं, कहाँ की वीडियोस हैं, क्यों इन्हें कत्ल किया गया इस बेदर्दी के साथ, और ये दोनों हैं कौन? जी बिल्कुल, इसमें कुछ जो सोशल मीडिया पे कहानियां सामने आई है उसमें कुछ फर्जी और अफसानवी कहानियां भी हैं। ये जो नाम बताए जा रहे हैं जो आपने अभी लिए हैं, ये नाम दुरुस्त नहीं है। पुलिस की जो अभी तक इब्तदाई तहकीकात है उसके मुताबिक जो लड़की का नाम मालूम हुआ है वो बानो है और वो सातगजी कबीले से उनका ताल्लुक है, और जो मर्द है वो उनका नाम एहसान मालूम हुआ है और वो समरानी कबीले से। तो दोनों मतलब एक ही इलाके में रहते थे, जो कि कोयटा का नवाई पहाड़ी इलाका है, जो मशरकी पहाड़ है उसके अकब में ये इलाका हसास इलाका भी है, और यहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल रहते हैं। एक तरह से नोगो एरिया है, पुलिस की रसाई कम होती है, तो पुलिस वहाँ बहुत कम भी जाती है। शायद इस वजह से भी ये वाकया इस तरह रिपोर्ट नहीं हुआ। तो जो दोनों बताए जा रहे कि एक ही इलाके में रहती थी ये खातून और ये मर्द, और खातून से मुतालिक अभी तक ये बताया जा रहा है, चूंकि पुलिस ने अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की है, जो लेकिन इलाके के लोग ये कह रहे हैं कि खातून शादीशुदा थी और दोनों ने मतलब ये एक तरह से पसंद की शादी से मुतालिक बताया जा रहा है। लेकिन ये कि बताया जा रहा था कि ये शायद इकट्ठे रहे चंद माह, उसके बाद दोनों में अलहदगी हुई है, फिर खातून वापस अपने जो पहले घर थे जो शोहर थे उनके पास आए, तो ये कुछ अर्सा उसके पास 3 महीने तक तकरीबन रही भी है। उसके बाद ये लड़का जो है वो वापस जब अपने गाँव आए तब ये लड़की के खानदान ने फिर उनका ताकुब किया है, उसको पकड़ा है, उसने घर में पनाह भी दी थी, और ये बताया जा रहा है उसने अपने कबीले के जो शख्स है उसके घर में पनाह दी। उसने फिर इस बुनियाद पे उनको वापस हवाले किया है कि आप अगर लड़के को गैरत के नाम पे कत्ल करेंगे तो अपने साथ में खातून को भी कत्ल करना है, यानी दोनों को कत्ल करेंगे तो ठीक है। अगर सिर्फ ये फैसला किसने किया था कि अगर आप मर्द को कत्ल करेंगे तो साथ साथ आपको अपनी बेटी को भी कत्ल करना होगा? ये किसने फैसला किया था?
ये इब्तदाई तौर पे बताया जा रहा है कि ये जो मर्द ने जिस घर में पनाह ली उस अपने कबीले के एक शख्स के घर में ये जो कातिल उनका पीछा कर रहे थे, तब उन्होंने ये शर्त आयद की। चूंकि पहले ये बताया जा रहा था कि शायद उन्होंने फैसला किया था कि शायद मर्द को कत्ल करेंगे, चूंकि खातून कई माह से उनके घर में पहले से रह रही थी और उनको उन्होंने एक तरह से शायद माफ कर दिया था। लेकिन चूंकि लड़का वापस इस इलाके में है, इस तरह का अगर वो कोई खातून और मर्द भाग जाते हैं तो फिर वो वापस अपने इलाके नहीं आते। तो शायद ये उसने जो कबायली रिवायत है जो भी उन्होंने एक तरह से तय की है वो वापस आया है, तो तब उन्होंने फिर इसका पीछा किया और पकड़ा है और अपने ही कबीले के शख्स ने इस बुनियाद पर उनको हवाले किया। आरफीन, क्या अभी ये पता चल सका है कि जो जितनी डिटेल्स आपके पास आई उसमें ये भी मालूम हुआ है कि ये जो मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, ये दोनों लड़का और लड़की की फैमिलीज भी इन्वॉल्व हैं इसमें, या सिर्फ ये लड़की की फैमिली है या दोनों की फैमिलीज नहीं है? कौन है ये जो कत्ल कर रहे हैं? उनके दोनों अलहदा कबाइल से थे। जो लड़की का कबीला है या उनके खानदान के अफराद से मुतालिक तो पुलिस ये बात तस्दीक कर रही कि उनका खानदान इसमें मुलविस है और उनके कबीले के लोग और उनके कबीले के सरदार से हमारी बात हुई, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है। लेकिन उन्होंने ये चीज इस बात की तरदीद की है कि उन्होंने कोई कबायली जरगा किया है। कह रहे कि जरगे के बगैर खुद इलाके के लोगों ने फैसला किया और उन्होंने फिर इसमें वो किया है। लड़का का जो मर्द का जो खानदान है उनका अब तक कोई मौका सामने नहीं आया, ना उनसे कोई राब्ता हुआ है और ये बात अभी तक पुलिस भी इससे मुतालिक शवाहिद इकट्ठे करी है कि उनका खानदान ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये सारा मामला आया सोशल मीडिया पर, वीडियो रिलीज हो गई और उसके बाद फिर कोई गिरफ्तारी वगैरह भी हुई है, किसको गिरफ्तार किया है? बताया जा रहा है जो शख्स गिरफ्तार है वो उस वीडियो में भी नजर आ रहा था, मौके पर मौजूद है और वो लड़की का रिश्तेदार है और कजन बताया जा रहा है और उसकी शिनाख्त भी है, लेकिन पुलिस अभी तक उसकी शिनाख्त जाहिर नहीं कर रही है और FIR बताया जा रहा है। कजन बताया जा रहा है लड़की का या लड़के का? नहीं, लड़की का कजन जो है वो गिरफ्तार हुआ है। अच्छा नूर, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जब ये लड़का 3 महीने के बाद वापस आया इसी गांव में, तो फिर ये मुख्तलिफ लोगों के घर में या वहां के सरदार के घर में पनाह ले रहा था। तो जब ये पनाह ले रहा था तो इसके साथ साथ पुलिस को भी तो इन्वॉल्व करने की कोशिश की होगी ना, पनाह के लिए, अपनी हिफाजत के लिए पुलिस से राब्ता किया था, ये कुछ पता चल सका? एक चीज मैं वाज़ेह कर दूं, ये कोयटा का ऐसा इलाका है तकरीबन 40-50 किलोमीटर दूर है और कोयटा का ऐसा इलाका है जो कटा हुआ है पूरे शहर से, मतलब ये नवाई इलाका है और वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क वगैरह भी काम नहीं करता, सहूलियात भी नहीं है और वहाँ पे सिक्योरिटी का बड़ा मसला रहता है। यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी बड़े हमले होते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस भी BD क्लियरेंस करके ही रास्ते साफ करके यहाँ पे निकलती है। तो पुलिस पे भी यहाँ पे कई दफा हमले हुए हैं। पुलिस यहाँ पे आम उसमें केसेस में भी नहीं जाती है क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल केस बना है, तो आज जाके पुलिस गई है। चूंकि वाकया बताया जा रहा है कि ईद उल अज़हा के तकरीबन 3 से 4 रोज पहले आया है, यानी महीने से ज्यादा अरसा हुआ है और 2 दिन पहले पुलिस को कहीं से वीडियो मिली थी और कोई शिकायत सामने आई थी किस तरह वाकया हुआ है, तब पुलिस ने वो इसका बहुत शुक्रिया आपका। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब भी साथ मौजूद थे, इस पर बात कर रहे थे, उनका भी बेहद शुक्रिया। रिंद साहब जो कि तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत के और सहाफ़ी भाई भी हैं हमारे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का एहसास नहीं किया कि कमिटमेंट किया है अभी प्रोग्राम में आने के लिए और हम इंतज़ार कर रहे हैं ताकि इस मामले के ऊपर उनके पास जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो जान सकें, लेकिन अब वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो ये कोई अच्छी रिवायत सहाफ़ी होते हुए आप नहीं रख रहे हैं शाहिद साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। मेरे साथ इख्तियार वली साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, प्रोग्राम में कोऑर्डिनेटर बराए प्राइम मिनिस्टर हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की। बात हमने कर दी है सर सेनेट के मामले पर सारी, लेकिन ये मामला भी डेफिनेटली आपके सामने आया और क्योंकि आप हुकूमत के नुमाइंदे हैं तो सर कहीं ना कहीं आपको हुकूमत की, बलूचिस्तान हुकूमत की, पुलिस की, इंतज़ामिया की नाकामी दिखाई देती है कि 1.5-2 महीने तक एक शख्स भागता रहा, छुपता रहा, तब भी नहीं पता चल सका, उसके बाद वो कत्ल हो गया, उसके बाद भी 1.5 महीना गुजर गया, तब भी नहीं पता चल सका और आज भी पुलिस के पास अभी मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन नहीं है, वो भी अगर मगर की बातें कर रहे हैं। दिस इज शेमफुल, ये शर्मनाक है। किसी के पास ये कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी को सजा दे और खुद मावराए कानून आप उसको खड़ा करके गोलियां मार दे, भून डालें। अगर आप शरीयत को उठा लें तो कुरान ने रास्ता दिया हुआ है कि क्या रास्ता है, हलाल है तो क्या है, हराम है तो क्या है, जायज़ है तो क्या है, नाजायज़ है तो क्या है। लेकिन कौन होता है जो इस तरह खुद फैसले करे? कोई काजी है, कोई अदालत है, कोई पुलिस है, कोई कोर्ट है? नथिंग। इस तरह के मावराए अदालत कत्ल अगर होंगे, मावराए कानून कत्ल अगर होंगे और उस पर हम खामोश रहें और पुलिस से सवाल और जवाब भी ना हो और हुकूमतें इसकी जिम्मेदारी ना लें, तो मेरे ख्याल में वी आर स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ नोवेयर।
तो 75 साल बाद भी मैं वही कह रहा हूँ। अब मैं ख़ुद भी मैं बलूचिस्तान हुकूमत से रब्ता करूँगा और वज़ीर-ए-आज़म साहब के भी नोटिस में ये बात लाई जाएगी। उम्मीद है कि अभी तक आ चुकी होगी और आनी भी चाहिए, और इस पर जो भी एक्शन है वो लेना चाहिए। कोई भी इस मुल्क में ऐसा नहीं है जो मिसाल बननी चाहिए सर, क्योंकि ये तो एक वीडियो आई है हमारे सामने, पता नहीं कितने ऐसे वाकयात होते होंगे जो मालूम ही नहीं होते, और जो ऐसे लोग जिनकी वीडियोस नहीं बनती, जिनका मालूम ही नहीं होता कि उनके साथ क्या जुल्म हो गया, जो रिपोर्ट ही नहीं होते। अब आ जाते हैं हम जरा सेनेट के मामले पर सर। मखसूस नशिस्तों पर अरकान ने फाइनली अब हलफ उठा लिया। आपको लगता है कि जिस तरह से डिसाइडेड है मामला, 5 आपके पास, 6 उनके पास, इसी तरह से ये मामला चलेगा या फिर कल कुछ मुख्तलिफ होगा और फिर आप लोग अपने जो प्लान बी और प्लान सी की बात कर रहे हैं उस तरफ जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि शाम के वक्त अचानक ही गेम चेंज हो रहा है और 6 आपके पास है, 5 उनके पास हैं? क्या कुछ हो रहा है ऐसा? अच्छा किरण, मैं खुद पर्सनली मैं इस अलायंस का तो ज़्यादा वो नहीं था, जिसको कहते हैं ना सपोर्टर नहीं था, लेकिन जो मेजॉरिटी का फैसला होता है उसको फिर मानना पड़ता है, लीडरशिप का फैसला होता है फिर मानना पड़ता है। क़यादत ने कहा कि ठीक है, हमने कहा ठीक है, वरना मुझे पता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जिसकी बात पे कोई यकीन किया जा सकता है। आज अरकान से 5 और 6 की बात तो बड़ी बात की जाती है। आज जिन अरकान ने 25 मेंबरान असम्बली ने, जिसमें मैक्सिमम ख़वातीन है और अक़लियत के मर्द हैं, उन्होंने हल्फ लेना था। ये कली तौर पर जिम्मेदारी बनती है, टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये स्पीकर की है और वज़ीर आला की है। उनको पता है कि हमारे पास वो मतलूबा तादाद इसके अलावा मौजूद नहीं थी कि हम इजलास को कॉल कर सकें, तो ये तादाद पूरी करना और उनसे हलफ लेना ये स्पीकर की और वज़ीर आला की जिम्मेदारी थी। अली अमीन की किस बात पे बंदा एतबार कर सकता है? और दूसरा जो अलायंस आपने बात की है ना, मैं आपको किरण बड़े वाज़ेह अल्फाज में बता दूं, 93 मेंबर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास असेंबली में, लेकिन उनके पास इंटैक्ट रखने को 35 बंदे नहीं बच रहे थे, बाकी उनके सारे बिक रहे थे। बाकी सबके ज़मीर आप लोगों ने जगाए हैं। सब बिक रहे थे। और जो खरीदार थे वो भी तहरीक इंसाफ में से थे। अच्छा, मतलब जो बिकाऊ माल है वो भी उनके पास, और जो व्यापारी हैं ये 3-4 अरबपति जो हैं ये खरीदार हैं। आप लोग भी बेनिफिशियरी बन रहे हैं फिर, खरीदार भी वही हैं, व्यापारी भी वही हैं। इतने खास नहीं है हमारी, आप कह लें कि हमारे पास एक सीट जिसमें कोई 25-30% कमी आ रही थी, हमारी वो सीट एक इससे पूरी हो रही है, इस अलायंस से। अदरवाइज अगर वो ना भी होती तो नहीं, वो तो 5 के हिसाब से है ना सर। ये जो 6 और 7 के दावे हैं इसके लिए तो एक भी नंबर नहीं है। मेरे ख्याल में इतना फ़र्क नहीं है। और हमारे पास जो हमने अपना एक मखसूस टारगेट सेट किया हुआ था इस अलायंस में, हमें आपको पता है ना कि एक सेनेटर अपने 4 वोट डालता है और अपने फर्स्ट प्रायोरिटी का वोट जो है वो एक को देता है, कहता है अगर ये नहीं जीता तो दूसरे को दे दो, तीसरे को दे दो। वो अपनी प्रायोरिटीज पे फिर वोट देते हैं। वो हमारे पास जो कमी थी वो इस अलायंस में पूरी हो रही थी। अदरवाइज अली अमीन मजबूरन अगर हमारे साथ बैठा है तो इसलिए बैठा कि उसने अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखना था। अदरवाइज उससे दुनिया ने यही सवाल करना था कि तुम काहे के वजीर आला हो। लेकिन अब वो कह रहे हैं ना कि जो लोग उनकी बात नहीं मान रहे उनके खिलाफ फिर वो पार्टी के अंदर से ही एक्शन होगा। अब मैं आज दोबारा आपकी तरफ जो आपने एक इंपॉर्टेंट बात की है कि इसमें कुल्ली तौर पर जिम्मेदारी स्पीकर साहब के ऊपर और वजीर आला साहब के ऊपर बनती है। अमजद खान नियाजी साहब मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान है, ज्वाइन कर चुके हैं, मुझे बहुत शुक्रिया अमजद साहब। सर ये फरमाइए, जो स्पीकर के हवाले से बात हो रही है, अब हलफ हो गया, एडवोकेट जनरल के मुताबिक स्पीकर साहब ने तो हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। आप लोग ये मौक़िफ़ लेकर अदालत जाएंगे, क्या अदालत सर इस मौक़िफ़ को आपके मानेगी जो आप चैलेंज करने जा रहे हैं? क्योंकि अदालत के ही ऑर्डर्स थे, उनकी तरफ से हिदायत की गई थी हल्फ लेने की, लेकिन वो हल्फ नहीं लिया गया, जिसके बाद फिर दूसरे तरीके से हल्फ लिया गया। तो ये इख्तियारात का गलत इस्तेमाल हुआ ना सर? किरण, ये कोई नहीं पूछ रहा कि जो फैसला आया क्या आर्टिकल 255 की खिलाफ वर्जी नहीं हुई? क्या स्पीकर ने कोई इनकार किया? वहाँ पे कोरम पॉइंट हुआ और भी कोरम पूरा नहीं था, इजलास जो है वो 24 तक चला गया। तो उसमें हमने क्या वायलेशन की? क्या हमने आर्टिकल तोड़ा? क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो वायलेशन होती है वो आपको भी पता है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। क्या हमने ऐसा कोई काम किया? सोचने की बात ये है, अक्सरियत के फैसले को अक़लियत ने बदला, एक अरसा तक इलेक्शन ना हुए, क्या था?
नवाजना था कि आज 25 सीटें जो हमारी केपीके से थी स्पेशल सीट वो जी। हमसे छीन ली गई। फिर जो न्याज़ी है साहब, कल इलेक्शंस हो रहे हैं? सेनेट उसी का शाखसान है ना। इलेक्शन, बिल्कुल इलेक्शन आप इसे कहें या इसको आप इसको क्या नाम दें, बस इसको हम यही समझ रहे हैं। हम तो डे वन से जो है खान साहब का मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान में अगर सेनेट के इलेक्शन कराने हैं तो ओपन बैलेट के ज़रिए होने चाहिए। उसकी वजह कि हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगता रहा है और हम इसे हमेशा कहते रहे तमाम पॉलिटिकल पार्टी को, खुदारा अगर आपने एक सेनेटर के ऊपर इतने बड़े जब इल्ज़ाम लगते हैं तो इसको अगर सावरन बनाना है, इसको शफाफ करना है तो ओपन तरीके के साथ। चलिए अमजद साहब, अब तो कुछ ही घंटे रह गए ना, अब तो वाज़े तौर पर बता दें सर, कल इलेक्शंस हो रहे हैं, कल फाइनली केपीके से सेनेटर्स मुंतखब हो जाएंगे या फिर ये हलफ वाले मामले को जवाज बनाकर फिर मुलतवी करवाएंगे, क्या करेंगे सर? किरण, पाकिस्तान में कुछ भी चीज़ हरफ आखिर नहीं है। यहाँ पे रातों रात गवर्नमेंट चली जाती है, रातों रात जो है वो क्या से क्या नहीं हो जाता, बल्कि अगले 5 मिनट वो जिस तरह का कि फ्रांस के ऊपर हमला होता है कि जी 5 मिनट में हार गया था तो नेपोलियन बोनापार्ट, तो यहाँ पाकिस्तान में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आखिरी मिनट में भी चीज़ें तब्दील हो सकती है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान की। और अभी तक आपका क्या है? अभी तक तो हो रहे हैं इंतखाबात आपके मुताबिक या नहीं हो रहे? अभी तक की मुताबिक तो इलेक्शन हो रहे हैं। कल का अल्लाह जाने सुबह क्या होगा, फिर उसके बाद हर घंटे के साथ यहाँ पे तो मैंने कहा कि सिचुएशन तब्दील हो सकती है, सिचुएशन चेंज हो रही है। बिल्कुल ठीक, बड़ा सरप्राइज रखा हुआ है आप लोगों ने। सामने मेरी बात सुने ना, आपके सामने है ना चीजें, कोई किरण छुपी हुई तो नहीं है ना बात। हाँ, आप देखें कि मैंने जैसे आपको पहले कहा कि ये आपके सामने जो चीज़ें आई हैं कि ये किसी की ये उसमें थी कि वहमो गुमान में कि ये भी पाकिस्तान में होगा, लेकिन एक बात है कि पाकिस्तानी भी देख, लेकिन फिर सर मामला यहाँ तक तो पहुँच गया ना, और आप लोगों की फिर रजामंदी से यहाँ तक मामला पहुँचा ना कि आप लोग फिर सीट एडजस्टमेंट पर आ गए। मैं इख्तियार साहब आपसे ज़रूर पूछूंगी कि जो आप लोगों ने सीट एडजस्टमेंट की है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मामला तय पाए हैं, क्या उसमें हलफ वाला मामला भी डिस्कस हुआ था? लेकिन इस सवाल से पहले ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान अमजद खान नियाज़ी साहब और इख्तियार वली साहब स्टूडियो के साथ मौजूद हैं। इख्तियार साहब, आपके लिए सवाल छोड़ के गई थी कि जो सीट एडजस्टमेंट का मामला हुआ आपका और हुकूमत के दरमियान, तो इसमें क्या ये हलफ वाला मामला भी तय पाया था सर? देखें, जब जिरगा होता है, बात होती है, एक एग्रीमेंट होता है, तो उसमें फिर ये सारी चीज़ें तय हो जाती हैं। हमने आपके उम्मीदवार को वोट देना है, आपने हमारे उम्मीदवार को कामयाब करना है, हमने आपके उम्मीदवार के लिए रास्ता बनाना है, तो ये तो उसमें सारी चीज़ें कारपेट कवर में आ जाती हैं। अब स्पीकर तो हमारे पास नहीं है ना, स्पीकर तो इनके पास है, तो ये चीज़ें इनकी जिम्मेदारी थी। दूसरा, मैं ये आपको बात बताऊँ कि ये सिर्फ अली अमीन साहब अगर अपनी बात को, मेरे ख्याल में उनको कंडेम करना चाहिए था जो स्पीकर ने किया, और वो कहते हैं कि नहीं उन्होंने ठीक किया, तो मेरे ख्याल में ये अपने मुआहदे से भी रूगर्दानी है और जो हमारी पश्तून रिवायात है ये उसकी भी खिलाफ। अच्छा, ये आपके ख्याल में रूगर्दानी है या ये रूगर्दानी हो चुकी है मुआहदे के साथ? कि कवरिंग कैंडिडेट जो हैं वो करते हैं, लेकिन जो मुआहदा है वो हो चुकी है। और मुझे कल का जो खदशा है, मुझे लगता है कि कल अगर ये हमारे मेंबरान को, जो हमारे मेंबर्स हैं जिन्होंने आज ओथ ले लिया, उन्होंने कोई दरादम खेल से कोई फेक डिग्री तो नहीं बनाई थी ना। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया आईने पाकिस्तान और दस्तूर पाकिस्तान के थ्रू गवर्नर को, उन्होंने हलफ ले लिया। और अब इनको चाहिए क्या है? मुझे जो खदशा है वो ये कि कल अगर इन्होंने हमारे मेंबरान को नहीं छोड़ा वोट डालने के लिए, तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए भी ये तैयार रहे। हम तो इलेक्शन कमीशन से फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि कल का होने वाला इलेक्शन जिसमें 25 मेंबर्स अगर वो वोट नहीं कास्ट कर सकते तो इलेक्शन कमीशन को ये इलेक्शन, आपको ये खदशा है कि ये जो आपके मेंबरान हैं जिन्होंने अभी हलफ लिया है उनको असेंबली में ही दाखिल ना होने दें? मे बी ये कुछ भी कर सकते हैं। मुझे इनके किसी बात पर कोई मुझे
यकीन नहीं है, कोई मेरा एतबार नहीं है। अगर फिर ऐसा हुआ तो हम इलेक्शन कमीशन से हमारा रिक्वेस्ट, हमारी दरख्वास्त होगी कि आप इस इलेक्शन को पोस्टपोन करें। सबसे पहले अरकान के एंट्रेंस को मुमकिन बनाएं, यकीनी बनाएं, और उसके बाद इलेक्शन हो। और अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया तो मेरे ख्याल में अगर इन्होंने एक तरफा इलेक्शन किया और हमारे साथ ठगी की तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस इनके लिए बहुत खराब होंगे, बहुत खराब। धमका रहे हैं आप? नहीं, धमका नहीं रहा नियाजी साहब, हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं। बता रहे हैं, ठीक है। नियाजी साहब, सर खदशे को दूर करेंगे? वली साहब कह रहे हैं कि उनको खदशा लग रहा है कि जो आपके मेंबरान, जो इनके मेंबरान ने आज हलफ लिया है, उनको कल असेंबली में भी दाखिल ना होने दिया जाए। सर किरण, अभी पहले इनकी धमकी को माने या इनकी रिक्वेस्ट को माने? धमकियां देने पे उतर है, सीटें भी हमारी हैं, चोरी भी ये करके ले गए हैं, मैंडेट भी इनको नहीं मिला। ये जमहूरियत है या ये पुरानी वो चांगा मांगा की सियासत करना चाहते हैं, या को खिलाफत लाना चाहते हैं? बादशाह तो है इनकी, लेकिन क्या किसी को अपना सच और हक लेने के लिए मतलब किस हद तक कुर्बानी देनी पड़ेगी? आज हमारे वर्कर जो जेलों में पड़े हैं, मेरा लीडर जो है इमरान खान, वो जेल में बैठा है, इससे ज्यादा हमारे साथ क्या करेंगे? क्या हम हर सतह पे जो है वो फेस कर रहे हैं? तो ये सियासत में धमकाया नहीं जाता। सियासत में धमकाना जो है ना, वो कभी भी मुनासिब नहीं होता। हमें तो देखो, इलेक्शन कमीशन से भी इंसाफ नहीं मिला, अदालतों से भी इंसाफ नहीं मिला। हम तो एक पीस ऑफ माइंड के साथ फिर भी हर फोरम पे इसलिए जा रहे हैं कि इदारों का पता। नियाजी साहब ये फरमाइए सर, क्योंकि आप लोगों का एक मुआहदा हुआ था हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान, और कल तक भी यही बात हो रही थी कि मुआहदा हो गया है। अली अमीन गंडापुर साहब तो आज भी ये बात कर रहे थे कि जिन लोगों ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स वापस नहीं लिए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब अगर ये 6 और 5 वाला नहीं होता है और कल इलेक्शन ही नहीं होता है, तो क्या आप अपनी माजी की रिवायात की वजह से तो परेशान नहीं है, इसकी वजह से तो उस तरफ नहीं जा रहे हैं? क्योंकि माजी में भी सेनेट इलेक्शन में हमने देखा है, जिस वक्त इमरान खान साहब फुल फॉर्म में थे, आपकी वहां पर हुकूमत थी, लेकिन उस वक्त भी सेनेट इलेक्शन में आप लोगों के साथ क्या हुआ था? तो कहीं आप माजी से तो नहीं घबरा रहे हैं? और मजीद भी फिर ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आपके जो वर्कर्स हैं या जो आपके मेंबरान हैं वो इंटैक्ट नहीं है। सर हमने तो कभी छांगा मांगे की सियासत की नहीं है, इन्होंने हमेशा छांगा मांगा की सियासत की। हम घबराते नहीं हैं, पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल माइंड के साथ जो है हम अब पॉलिटिक्स करेंगे। बाकी हमारा मुआहदा, हमारा एक इशू पे, हमारी जो केपीके की पार्लियामेंट्री पार्टी है या वहाँ पे हमारी जो लीडरशिप है कायम है, आप उस फार्मूले पे, उस मुआहदे पे सर इनके साथ इसको एक फार्मूला दे लें या इशू टू इशू, एक इशू को सेटलमेंट की तरफ लेके जाएं। अब देखिए, मैंने पहले कहा कि वहाँ की लीडरशिप इसको बगौर देख रही है, और सेंटर भी जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी है वो भी इसको देख रही है जी। इनके सारे हरबे उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से नाकाम होंगे। ये जितना मर्जी है जोर लगा लें, इससे पहले गवर्नमेंट गिराने में इन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए, सारी साजिशें इस्तेमाल कर दी। हमने इनको कहा है कि आप फेयर गेम नाम नियाजी साहब, आप क्योंकि खान साहब के कोऑर्डिनेटर हैं, मुझे ये बताइए, वो कवरिंग कैंडिडेट्स जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स वापस नहीं लिए हैं, इनकार कर रहे हैं, उनके लिए कुछ पता चल सका है? खान साहब की क्या राय है? किरण, पहली बात यह है कि हमारे जितने भी वर्कर हैं, इन्होंने पार्टी बनाई है खान साहब की लीडरशिप के नीचे, और जितने भी यंगस्टर है हमारा, मैं समझता हूं कि वर्कर थोड़ा सा इख्तलाफ राय ज़रूर रखता है, लेकिन देखें ट्यूसडे को इसके ऊपर मैं ये कहूं कि खान साहब निकाल देंगे, नहीं निकालेंगे, नहीं, ये कबल अज़ वक्त होगा सारी चीज़ें। हम बार बार अपने वर्कर के पास जाएंगे, इख्तलाफ है, इख्तलाफ राय है, उसका ये मतलब नहीं है कि हमारा वो हिस्सा है, रहे हैं, लेकिन उनका एक मौक़िफ़ है, उसको हम कोशिश करेंगे। अभी भी हमारे एक जो कैंडिडेट थे, सर वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। मैंने इख्तियार साहब से भी एक बड़ा अहम सवाल पूछना है। इख्तियार साहब, नून लीग को जो आप लोगों का फार्मूला तय हुआ है, उसके मुताबिक एक सेनेटर आप लोग मुंतखब करवाने जा रहे हैं इस फार्मूले के तहत, और उसका भी टिकट आपने दिया है नियाज अहमद खान साहब को। इनके वालिद जो हैं अमीर मकाम साहब, वो माशाल्लाह से वफाकी हुकूमत में वजीर हैं, चचा जो हैं वो सूबे में अपोजिशन लीडर हैं। तो इस खानदान के अलावा PMLN के पास कोई भी नहीं है कि जिसको टिकट दे दिया जाए, सेनेटर मुंतखब करवा दिया जाए? पहले बात कर चुका हूँ, और मैं मेरे प्रोग्राम में नहीं, मैं इस पे अपनी रिजर्वेशन जितनी थी मैंने ओपनली दी है, पब्लिक फॉर्म पे दी है, एक्स पे दी थी
कि मैंने इसको अपोज किया था कि एक ही घर में वफाकी वजारत, अपोजिशन लीडर, सेनेट ये जाएगी तो पार्टी में बाकी जो लोग हैं Workers. उनको कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता। बहरहाल उस पर मैं फिर आपसे कभी बात जवाब मिला इस पे फिर आपको कुछ लीडरशिप से? मिला है, लेकिन उस पर फिर किसी वक्त बात कर लेंगे। सर इलेक्शन क्या जवाब मिला ये तो बता सकते हैं? यही कि वो उस वक्त वो कुछ चीज़ें थी ऐसी, ये टिकट बेसिकली बुनियादी तौर पे मिला था पीर साबर शाह साहब को, बट उनके कुछ फॉर सम रीज़न वो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल ही नहीं हुए, तो ये फिर इन्होंने कागजात अपने जमा किए थे, इनको मिला। हालांकि इसमें ताज महमूद अफरीदी के भी कागजात जमा थे, लेकिन इट्स एन ओल्ड स्टोरी ऑफ मोर देन अ ईयर और सो। मैं कायदीन ने आपको क्या जवाब दिया? आपने अपोज किया, आपने अपनी रिजर्वेशन दी, फिर हमारे पास वी वर लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू कैरी ऑन विद द नॉमिनेशन पेपर फाइल बाय द ऑनरेबल मेंबर्स एंड जो पार्टी के हैं, तो उसके साथ हमें फिर कैरी करना पड़ा। उसमें कोई बात नहीं थी। मैं एक बात अमजद भाई को कहूँगा, मैंने धमकी नहीं दी है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप आईनी दस्तूरी तरीके से लोगों का हलफ भी नहीं लेंगे, फैसले आपके हक में आते हैं तो आपको मंजूर नहीं आते हैं तो नहीं मंजूर, तो याद रखें कि खैबर पख्तूनख्वा को इस वक्त पूरे खैबर पख्तूनख्वा को आप लोगों ने छांगा मांगा बनाया हुआ है। बहुत शुक्रिया तमाम मफरूरों को आपने। मुझे क्विकली ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो कुछ शाहिद आफरीदी और पाकिस्तानी टीम के साथ भारत ने करने की कोशिश की है, क्यों, उसके रीजन भी जानेंगे, सामने भी रखेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहूँगी। इंडियन क्रिकेटर्स ने शाहिद आफरीदी यानी पाकिस्तानी 11 लेजेंड, मेरे लिए तो हैं, इनकी मौजूदगी में पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया है। इरफान पठान, यूसुफ पठान, हरभजन सिंह और शेखर धवन, इन्होंने एतराज़ किया है कि अगर शाहिद आफरीदी पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होंगे तो वो मैच नहीं खेलेंगे। मेरी राय में इन बेचारों का कोई कसूर नहीं है। हरभजन सिंह और यूसुफ पठान, ये बेचारे बड़ी मुश्किल से तो इलेक्शन जीत कर भारतीय पार्लियामेंट में पहुँचे हैं। बाकी खिलाड़ियों से भी आरएसएस और हिंदुत्व नज़रिए ने जो शख्सी आज़ादी होती है वो छीनी हुई है। याद दिलाती हूँ ज़रा आपको माजी के कुछ वाक़यात, माजी करीब के कुछ वाक़यात कि आरएसएस के गुंडे और वो शिद्दत पसंद के जब भारत पाकिस्तान से मैच हार जाए तो फिर खिलाड़ियों के घर जला देते हैं। मुसलमान दुश्मनी में विराट कोहली को उनकी मासूम बेटी को रेप की धमकियाँ देते हैं। दीपिका पादुकोण इनकी फिल्म रिलीज़ को रोकते हैं। ओम पुरी पाकिस्तानी फ़नकारों की अगर हिमायत करते हैं तो उनको गद्दार का लक़ब दे दिया जाता है। और इनफैक्ट जब वो पाकिस्तान में आए फिल्म की और उसके बाद वापस गए, अचानक उनकी मौत हो गई, तो ये भी आज तक सवालिया निशान है कि अचानक कैसे मौत हो गई। नसीरुद्दीन शाह, ये मुसलमान होने की वजह से हर वक्त खौफ का शिकार नज़र आते हैं। कहते हैं मुझे बार बार ये साबित करना पड़ता है कि मैं भारतीय मुसलमान हूँ। सलमान खान या शाहरुख खान, इनको देख लीजिए तो ये खुद को भारतीय साबित करने के लिए अपने नमाज रोज़े के साथ साथ बेचारे पूजा पाठ करते हुए भी दिखाई देते हैं। असद ओवैसी, इन जैसे लोग जो मुसलमानों पर जुल्म होता देखते हैं, बदतरीन जुल्म होता देखते हैं, लेकिन फिर भी अपनी बका के लिए सिस्टम की वाह वाह करते हुए दिखाई देते हैं। तो फिर सोचिए, अभी जब भारत ताज़ा पाकिस्तान के हाथों ज़िल्लत और रुसवाई का शिकार हुआ है, भारत भूलना भी चाहे तो रोज़ाना कोई ना कोई बैनुल-अक़वामी स्टेटमेंट आ जाता है और उनके जो खुरन ज़दा ज़ख़म है उसको कुरेद कर फिर से ताज़ा कर देता है। अब ऐसे हालात में अगर खिलाड़ी मैच न खेल कर अपनी सियासत, अपनी ज़िंदगियाँ, अपने घर बार न बचाएं तो फिर बेचारे और क्या करें। अब जो खबरें आ रही हैं इस सारे मामले में वो ये है कि भारतीय टीम ने टूर्नामेंट इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि वो सिर्फ इसी सूरत में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेंगे कि जब शाहिद आफरीदी प्लेइंग 11 का हिस्सा ना हो, बल्कि इंतज़ामिया इस बात को यकीनी बनाए कि शाहिद आफरीदी स्टेडियम में भी नहीं हो। और इसकी मुमकिना वजूहात ये है कि शाहिद आफरीदी ने पहलगाम हमले के बाद भारतीय झूठे बयानिए पर सवाल उठाया था, या फिर यूँ कह लीजिए कि हकीकत से पर्दा उठाया था। इसके बाद भी शाहिद आफरीदी ने बड़े दिल का मुजाहरा किया। ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। अब तक टूर्नामेंट इंतज़ामिया की जानिब से जो मैच मनसूखी की असल वजह है वो तो नहीं बताई गई है, ये सब कुछ इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है, लेकिन कुछ भारतीय खिलाड़ियों की जानिब से ये भी दावा किया गया है कि उन्होंने तो लीग इंतज़ामिया को पहले ही बता दिया था कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच नहीं खेल सकते। हालांकि लीग मालिकान जो है वो खुद भारतीय शहरी हैं। लीग के जो CEO हैं हर्षित तोमर, ये गुलकार हैं, और उनके जो पार्टनर हैं वो मारूफ अदाकार अजय देवगन हैं। तो क्या इन भारतीय मालिकान ने अपने ही मुल्क के खिलाड़ियों से इस सारे मामले पर गुफ्तगू नहीं की होगी? उनको नहीं बताया होगा कि टूर्नामेंट में मैच पाकिस्तान से भी होगा? खैर, मामला जो भी हो नाज़रीन, मोदी के गंदे सियासी खेल ने इस जेंटलमैन गेम को भी गहना कर रख दिया है। और जो क्रिकेट कभी फासले मिटाने का ज़रिया समझी जाती थी,
आज दूरियां बढ़ाने का सबब बन चुकी है। खत्म हो गया है। इंशाल्लाह जुमे को नाज़रीन से मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।